हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एफडी फार्मेसी में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्व। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ एक एक क्वेश्चन का आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, वहाँ पर जाकर पीडीएफ से आप इसको डाउनलोड करके उसको इजीली आप पढ़ सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए के कौन सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया था हमारा 2019-20 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट इज एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यह क्वेश्चन पहला हमारा है। तो हम देख लेते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल इज ए रैपिड सीक्वेंस। जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है एक रेपेटरी बहुत तेज़ी से होने वाला एक श्रृंखला है, सीक्वेंस है ऑफ चेंज, जिसमें चेंज होता है इन दी वोल्टेज अक्रॉस मेम्ब्रेन। मतलब एक्शन पोटेंशियल इज ए रेपिड सीक्वेंस चेंज इन दी वोल्टेज अक्रॉस मेम्ब्रेन। मतलब एक्शन वोल्टेज, मतलब वोल्टेज क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ये वोल्टेज होते हैं, आयन से वोल्टेज होते हैं। तो क्या होता है हमारे सोडियम, इजीली अगर आप समझना हो तो हमारे जो सोडियम आयन हो, आपको पता है सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर आयन है, बाहरी आयन है, और पोटेशियम इंट्रासेलुलर आयन। पोटेशियम अंदर पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर सोडियम अंदर आ जाए अक्रॉस दी मेम्ब्रेन एंड अंदर हद से ज़्यादा आने लगे तो सोडियम मात्रा बढ़ने लगेगी, तो यही हमारा क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टेट होता है। तो यही कह रहा है कि एक्शन पोटेंशियल रैपिडली चेंज होने वाला एक सीक्वेंस है जिसमें वोल्टेज अक्रॉस मेम्ब्रेन, जिसमें चेंज होता है वोल्टेज अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक दोस्तों, ये होता है। तो अब हम देख लेते हैं और आगे द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इस डिटरमाइन, अगर हम उसको डिटरमाइन ज्ञात करना चाहें, फाइंड आउट करना चाहें तो एट एनी टाइम तो बाय रिलेटिव रेशियो। उसको रिलेटिव रेशियो जैसे हमने बताया आपको, एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर एंड द परमिलिटी ऑफ ईच आयन। एक्स्ट्रासेलुलर आयन इंट्रासेलुलर आयन की परमिलिटी के आधार पर हम किसी भी सेल मेम्ब्रेन को उसकी एक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हमने बताया कि एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम पाया जाता है, इंट्रासेलुलर क्या पाया जाता है हमारा पोटेशियम पाया जाता है। तो सोडियम एक समय आता है हमारे बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में आ जाता है, तो जब इंटर चैनल खुल जाता है तो वही डिप्लॉय, हम आगे पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाई ग्रुप में है या एक्स ग्रुप में टाइमिंग दर्शाया गया है। तो हमारा मान लीजिए ये हमारा RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसका मान होता है वैल्यू जो होता है -70 मेगावोल्ट होती है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो अगर हम मान लीजिए जो डीपोलराइजेशन जो स्टेट होता है, जो यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ पर सोडियम चैनल एक्टिव हो जाता है। तो मतलब सोडियम हमारे बॉडी सेल से जो होता है बाहर से अंदर सेल के अंदर आने लगता है, तो सोडियम मात्रा बढ़ने लगती है, तो इससे कर्व धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एक समय आता है जब सोडियम की चैनल बढ़ जाता है तो हमारा पोटेशियम चैनल भी सोडियम का चैनल जो होता है डिसएक्टिव हो जाता है, और पोटेशियम चैनल हमारा जो होता है वह एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब सोडियम की अधिक मात्रा हो जाएगी तो जब प्रेशर पर दबाव पड़ेगा उसके द्वारा, उसके सेल के द्वारा, क्योंकि अगर सोडियम मात्रा जो एक्यूमुलेशन हो, एक्यूमुलेशन के द्वारा स्वेलिंग आएगी, तो स्वेलिंग के द्वारा जब पोटेशियम हमारे चैनल पर, जो पोटेशियम चैनल पर प्रेशर जाएगा उस पर, तो ओपन हो जाएगा। जब उस पर ओपन हो जाता है तो क्या होता है, तो वहाँ पर वो सोडियम मात्रा को धीरे धीरे बैलेंस करता है, पोटेशियम की मात्रा को इंक्रीज करता है, तो जिससे फिर धीरे धीरे में कर्व डिक्रीज होने लगता है, फिर नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। यही हमारे सेल के अंदर चलता है, यही प्रोसेस जो होता है ये हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है। सेल के अंदर सोडियम के अंदर जाना और पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम उसको बैलेंस करता है, यही जो प्रोसेस है ये एक्शन पोटेंशियल है। अगर और समझना, मतलब अगर अब इसको जो सोडियम मात्रा बढ़ रही, इसको दोस्तों डीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। जो सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम मात्रा हमारे सेल के अंदर बढ़ जाती है इंट्रासेलुलर में, तो उसे डीपोलराइजेशन स्टेट करते हैं, जिसमें सेल जो होता है हमारी कर्व जो इंक्रीज होती है। एंड जब पोटेशियम का चैनल एक्टिव होता है तो हमारा रीपोलराइजेशन होता है, पुनः क्या कहते हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। यही जो प्रोसेस होता है एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर नॉर्मली आपको याद करना हो तो क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं एक्शन पोटेंशियल इज ए रेपिड सीक्वेंस होता है चेंजेस द अक्रॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेस। इतना करके आप नॉर्मली आप परिभाषा को आप एक न्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है
कंप्लीट हो गया। इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि अगर आप 7 नंबर भी आ जाए तो इसको आप कवर कर सकते हैं थोड़ा और ऐड करके, यही आपका यही एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बी क्या है, व्हाट आर द नेम ऑफ लोब्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। कह रहा है व्हाट आर द नेम, क्या नाम है ऑफ लोब्स का, लोब का, ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के सेरिस्फीयर का क्या नाम है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों क्या नाम है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा जो नेम ऑफ द लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का दोस्तों, दी फ्रंट, कितने लोब होते हैं हम बता रहे हैं। पहला लोब का नाम है फ्रंटल लोब, दूसरा नाम है दोस्तों पैराइटल लोब, तीसरा नाम है ऑक्सीपिटल लोब, एंड चौथा नाम है टेम्पोरल लोब, एंड फिफ्थ नाम है दोस्तों, फिफ्थ जो पांचवा लोब होता है हमारा इंसुला अथवा इंसलैंड रिलीफ अथवा लाई डीप विद इन दी लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस के बीच में जो होता है वह लाई करता है, मतलब लेटा रहता, लेटर के उसके लाई के स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कुछ उन दोनों बीच में जो सर्कस के बीच में लेटा हुआ, वह पांचवा क्या कहते हैं लोब होता है। तो आप सिंपली पूछा 5 क्या कहते हैं लोब्स क्या होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, तो आप बता दे सकते हैं फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, एंड फिफ्थ जो होता है हमारा सर्कल्स के बीच में लाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन सिस्टम। मतलब हमारे माउथ का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, भोजन को पचाने में हमारे माउथ का क्या रोल होता है। हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा सी का। ठीक दोस्तों, तब हम देख लेते हैं हमारा क्या है, द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन सिस्टम। तो द रोल माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेशन ट्रैक। जब हमारा माउथ होता है बिगिनिंग स्टेज में, डाइजेशन ट्रैक के जो होता है डाइजेशन जो ट्रैक होता है रूट होता है बिगिनिंग स्टेज में, इन द फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन स्टार्ट, जो हमारे फैट का जो हमारा डाइजेशन होता है वह स्टार्ट हो जाता है। हियर हैज सून हैज टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ मील्स। जैसे हम फर्स्ट क्या कहते हैं बाइल्स को फर्स्ट जो होता है बाइट करते हैं आप मील्स भोजन को, अथवा च्यूइंग करते हैं, ब्रेक द फूड, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इनटू पीसेज छोटे पीसेज में, एंड दैट आर मोर इजीली डाइजेशन, जिससे हमारा क्या कहते हैं डाइजेशन जो होता है दोस्तों वह ईजिली क्या कहते हैं हो जाए। तो हमारा माउथ का क्या फंक्शन होता है, द माउथ बिगिनिंग स्टेज में क्या करता है डाइजेशन ट्रैक होता है जो कि फैट का डाइजेशन स्टार्ट करता है, एंड जो हमारे बाइट करता है मील्स को, च्यूइंग करता है और इजीली छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड करता है ताकि हमारा डाइजेशन आसानी पूर्वक हो जाए। ठीक दोस्तों, और साथ ही साथ जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा मिक्स करता है, हमारा माउथ जो होता है सलाइवा को मिक्स करता है विथ फूड के साथ, एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड इट डाउन इनटू फॉर्म योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ बिगिनिंग स्टेट में, एंड प्रोसेस होता है ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग डाउन इनटू फॉर्म योर बॉडी, और फॉर्म करता जो हमारे बॉडी के अंदर उसको इजीली ऐसा बनाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जाकर वह इजीली डाइजेस्ट हो सके और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। इस यूज के लिए हमारा सलाइवा मिक्स करता है और स्टार्च का पाचन और फैट का पाचन, स्टार्च का पाचन स्टार्ट करता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आगे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू वाइटल्स कैपेसिटी एंड टाइडल लंग्स। हमारा क्वेश्चन है डी जो होता है, इसके बाद हम देख रहे हैं डिफरेंट बिटवीन वाइटल्स, क्या कहते हैं क्या है डिफरेंट बिटवीन वाइटल्स कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी जो वीसी और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, अंतर बताना है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है, तो दोनों में अंतर दोस्तों देख लेते हैं। पहला वाइटर कैपेसिटी जिसे वीसी कहा जाता है। द वाइटर कैपेसिटी इज डिफाइंड हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड अथवा एक्सेल ड्यूरिंग ए रेस्पिरेटरी साइकिल्स। वाइटर कैपेसिटी वह कैपेसिटी होती है दोस्तों जब हम किसी जितनी हमारी एयर दैट कैन, जितना हम मैक्सिमम अमाउंट एयर की जो होते हैं ले सकते हैं अथवा निकाल सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं अथवा एक्सहेल कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं अथवा बाहर निकाल सकते हैं,
वह कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक दोस्तों, ये हमारा वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं। द टोटल लंग कैपेसिटी जिसे TLC कहा जाता है इज द मेजर टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग कैन होल्ड। यह जो होता है द टोटल, हमारे जो टोटल लंग कैपेसिटी द मेजर करता है टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग कैन होल्ड। मतलब ये बता रहा है कि हमारा लंग जो होता है कितनी अमाउंट ऑफ, कितनी एयर की कितने अमाउंट को हमारा लंग जो होता है कैपेसिटी मतलब कैप्च कर सकता है, होल्ड कर सकता है, यह बताता है टोटल लंग। जबकि हमारा वाइटल कैपेसिटी यह बताता है कि कितनी ड्यूरिंग कितना हम मैक्सिमम एयर को निकाल सकते हैं अथवा अंदर ले सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को बताता है। और दूसरा अंतर क्या है, इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम एंड साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह बना होता है किससे, EVM ERV, जिसे एक्सपायरेटरी क्या कहते हैं, रिजर्व वॉल्यूम जो अंदर मैक्सिमम लिया जा सकता, टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मली सांस अंदर बाहर लेना होता है, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV होता है, इससे बना होता है। जबकि इसकी बात करें, इट इज़ ए सम ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि RV एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम ERV एंड टाइडल वॉल्यूम TB एंड साथ साथ इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV एंड ERV एंड IRV प्लस VT वाइटल वॉल्यूम, इससे मिलकर बना होता है। VC अगर VC बराबर बात करें तो VC बराबर VT प्लस IRV, ठीक, इससे मिलकर। अगर बात करें VC बराबर ERV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी एंड वाइटल वॉल्यूम के मिल से हमारा जो होता है VC बना होता है, या नॉर्मल 3 चीज़ से बना होता है, या जो होता है या भी 3 चीज़ से बना होता है। बट इनके दोनों में क्या कहते हैं अलग है, क्योंकि यह ERV से बना होता है, ERV इसमें बना होता है, TB से ये भी बना होता है। बस जो होता है दोनों में बस इतना अंतर है दोस्तों। क्या अंतर हो बताइए, इसमें अंतर है कि या जो होता है वाइटल बना होता है और TB बना होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या, एक अंतर और देख लेते हैं दोनों में। एक अगला अंतर दोस्तों क्या है, अगर हम बात करें, इट इज़ द अबाउट 4000 ml इन हेल्थ ह्यूमन बींग्स, या 4000 ml इसकी कैपेसिटी होती है। जबकि अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की, तो इसमें जो होता है इट इज़ अबाउट 5000 से 6000 ml इन हेल्थी ह्यूमन बींग्स, या 4000 ml तक रहता है, या 5000 6000 की वैल्यू इसकी होती है कैपेसिटी होल्ड करने की, ठीक है। और क्या कहते हैं फार्मूला बात करें तो इसकी फार्मूला फॉर VC वाइटल कैपेसिटी VC बराबर IRV प्लस ERV प्लस VT। और इसकी बात करें तो फार्मूला फॉर TLC इसे क्या कहते हैं, TLC बराबर VC प्लस RV है। तो तीनों में सिंपली अंतर हो गया। आपको इसका अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हमारा किडनी नेफ्रॉन के अंदर होता है, उसे कह रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, इसके बारे में GFR क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो हम देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जिसे कहा जाता है दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज द टेस्ट यूज टू चेक हाउ वेल द किडनी वर्किंग, especially it is estimation how much blood pass through the glomeruli and each minutes, and glomerular are the tiny filter in the kidney that filter waste from the blood। इसके मतलब दोस्तों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक प्रकार के टेस्ट होता है, एस्टिमेशन होता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि किडनी हमारी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, फिल्ट्रेट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आपको GFR आता है तो आप यही लिखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है एक प्रकार टेस्ट होता है, यूज होता है, जो कि चेक किया जाता है विल द किडनी हमारी वर्क कर रही है कि नहीं है। एंड स्पेशलाइज एस्टिमेशन, स्पेशलाइज विशेष रूप से एस्टिमेशन किया जाता है हाउ मच ब्लड पास, कि कैसे ब्लड पास हो रहा है थ्रू द ग्लोमेरुलर को सिंगल ग्लोमेरुली कहते हैं। एंड ईच मिनट, प्रत्येक मिनट ग्लोमेरुली आर द टीनी फिल्टर, ग्लोमेरुलर टीनी फिल्टर करता है
कम फिल्टर, छोटे छोटे पोर में फिल्टर करता है इन दी किडनी को दैट फिल्टर वेस्ट, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को भी फिल्टर करता है, यूरिया हो गया एंड क्रिएटिनिन हो गया, अदर चीज फ्रॉम द ब्लड से क्या करता है या फिल्टर करता है, इसीलिए इसका एस्टिमेशन भी किया जाता है। तो या आप यही लिख दीजिएगा। ग्लोमेरुलर एक प्रकार का टेस्ट होता है जिससे हम देखते हैं हमारी किडनी भी सही रूप से वर्क कर रही है नहीं कर रही, एंड ब्लड थ्रू कैसे पर मिनट ब्लड का फिल्ट्रेशन हो, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहे हैं नहीं, इसका इससे क्या कहते हैं, इसीलिए इसका टेस्ट किया जाता है। अब हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला क्या है, एफ है। एफ क्या है, एफ है गिव द नेम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या रहा है, गिव नेम ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब डिसीज का नाम बताइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हमारा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं आंसर इसका। जो इसका आंसर है दोस्तों पहला है नेम द डिसऑर्डर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चार प्रकार इसके जो डिसीज है, 3 डिसीज के बारे में बता रहे हैं। पहले हमारा टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर जो होता है, जो टेस्टिस में हमारे कैंसर हो जाता है, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसीज है, डिसऑर्डर है। दूसरा मेल इनफर्टिलिटी, जिसमें मेल में इनफर्टिलिटी हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। और तीसरा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब इरेक्टाइल डिसीज हो जाता है। तो 3 प्रकार से हमारा 3 हम डिसीज लिखे हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव डिसीज होते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर, मेल इनफर्टिलिटी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम मेंशन कर रहे हैं पूरा डिटेल से, ठीक है। तो जो हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है दोस्तों, इसे कहा जाता है इज ए सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन में डिसीज होती हैं, करेक्टराइज इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द रेगुलर अथवा रिपीटेड इनएबिलिटी ऑफ सेक्सुअल मैच्योर इंडिविजुअल टू ऑब्टेन मेंटेन इरेक्शन। इट इज ए कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट अबाउट 4% ऑफ द पेनिसेस। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, यह एक ऐसा डिसफंक्शन होता है, ऐसा डिसीज होती है जिसमें जो होता है मेल का जो हमारा पेनिस होता है उसमें इरेक्टाइल जो मसल होते हैं वह उनका क्या कहते हैं, वह क्या करते हैं उसमें क्या कहते हैं, वह सही क्या कहते हैं उसमें डिप्रेशन आ जाता है या सही से वह वर्क नहीं करती, जिससे उनका जो पेनिस जो होता है वह इरेक्टाइल नहीं हो पाता। इरेक्टाइल मतलब उसमें उत्तेजना नहीं उत्पन्न हो पाती। यही क्या कहते हैं डिसीज होता है जिसके कारण पेनिस में इरेक्टाइल प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इरेक्टाइल डिसीज भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा या। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा अगला है डिफाइन अस्थमा एंड न्यूमोनिया। कह रहा है डिफाइन अस्थमा क्या होता है अथवा न्यूमोनिया क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। तो हम देख लेते हैं क्या होता है अस्थमा और न्यूमोनिया। अस्थमा और न्यूमोनिया के बारे में अगर हम देखना चाहें दोस्तों तो हम अब स्टार्ट करते हैं अस्थमा और न्यूमोनिया क्या होता है। तो अस्थमा और न्यूमोनिया, तो पहले हम अस्थमा के बारे में देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो अस्थमा इज ए कंडीशन, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है इन विच योर एयर वे, आपका जो एयर वे है, एयर पाथ है जहाँ से एयर जाती है जिस पास से, नैरो, वह नैरो हो जाती है, एंड स्वेल एंड में प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, वह स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सूजन आ जाता है, एंड में प्रोड्यूस करती है एक्स्ट्रा म्यूकस, और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती है लंग के अंदर, एंड दिस कैन मेक ब्रीथिंग, और दिस कैन मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, जिसके कारण ब्रीथिंग में डिफ़िकल्ट को प्रोड्यूस करती है हमारे बॉडी के अंदर, एंड ट्रिगल्स जो कि स्टार्ट हो जाती है कफिंग, ट्रिगल्स माने स्टार्ट होना, शुरुआत होना। ठीक दोस्तों, डिफ़िकल्ट एंड ट्रिगल्स कफिंग, खांसी स्टार्ट हो जाती है हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, एंड विस्टल साउंड अथवा व्हीजिंग मतलब घरघराहट की आवाज़ हमारे क्या कहते हैं सांस से आती है। जब हम सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो वह घरघराहट की आवाज़ व्हीजिंग आती है। ठीक है, एंड व्हेन योर ब्रीथ आउट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जिससे आपका योर ब्रीथ जो होता है, ब्रीथ की टाइम जो होती है कि पर मिनट आप जो 15 से 16 दाउन ले रहे हैं, उस टाइम जो होती है तो उसके इंक्रीज हो जाए, आप जो
आप 1 मिनट में 16 से 17 करते हो। जब आप 1 मिनट में 16 से 17 रहेंगे तो जो टाइम दौरान है कि तो सांस को रोक सके वो रोक नहीं पाएंगे। 1 मिनट में कभी 25, 30, 35 जाएगा, जिसके कफिंग हो जाता है। उनको सांस लेने में जल्दी क्योंकि उनका ड्यूरेशन जो 15 से 20 मिनट जो एयर को एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उनको शॉर्टेंस हो जाता है। एंड फॉर सेम पीपल्स अस्थमा इज ए माइनर नॉसियस, और साथ साथ अस्थमा जो होता है विशेष प्रकार के बाधा उत्पन्न करता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है और हेडेक चला देता है। ठीक दोस्तों, ये होता है। अब हम देख लेते हैं निमोनिया क्या होता है। आशा करता हूँ आपको अस्थमा समझ में आया होगा। निमोनिया क्या होता है दोस्तों, निमोनिया अब देख लेते हैं। हमारा निमोनिया जो होता है दोस्तों, निमोनिया इज ए इन्फेक्शन। निमोनिया एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है दैट इन्फ्लेम्स, जिसमें इन्फ्लेम्स होता है। इन्फ्लेम माने सूजन होती है। एयर सैक माने जो हमारा एल्वोलाई होता है उसी को एयर सैक कहते हैं। एल्वोलाई होता है ना, आप लंग पढ़ेंगे, लंग में जो होता है ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद एल्वोलाई जो होता है, एल्वोलाई में जो होता है हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड अथवा बोथ लंग में भी हो जाता है एंड द एयर सैक में भी फिल विद फ्लूइड। और हमारा एयर सैक जो होता है, एल्वोलाई जो होता है उसमें फ्लूइड क्या करते हैं, भर जाता है अथवा पस भर जाता है। पस माने म्यूकस भर जाता है अथवा पुरुलेंट मटेरियल्स जो कि पुरुलेंट मटेरियल जो कि लंग से प्रोड्यूस होता है वह भर जाता है। जिस कंडीशन से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमें निमोनिया कॉज होता है। और साथ ही साथ जिससे हमारे क्या होते हैं, कॉजिंग, और कॉज करता है जब एल्वोलाई में हमारे फ्लूइड भर जाएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन जो होता है, गैस जो होता है, गैस का ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज जो होता है वह क्या होता है, वह कम हो जाएगा, जिससे आपको वहाँ पर खॉसिंग आ सकती है, कफ आ सकता है एंड फाइलेजन अथवा पुश फीवर, चिल आ सकती है। क्योंकि आपको जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके बॉडी के अंदर कम होगी तो वह क्या कहता है, बहुत से डिसऑर्डर ला सकती है। आपको ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सकती है, साथ साथ आपको फीवर ला सकती है, हेडेक ला सकती है, क्योंकि आपका ब्रेन प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पाएगा एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी ही आपको। कफ नॉर्मली जैसे आपको अस्थमा होता है उसी तरह आपको ये भी क्या कहते हैं, फीलिंग होगी। एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड कैन कॉज निमोनिया। और ढेर प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस भी, फंजाई भी कॉज करते हैं निमोनिया को, क्योंकि वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे वहाँ फ्लूइड भर जाती है और निमोनिया नॉर्मली कॉज हो जाती है। तो अब निमोनिया क्या होता है दोस्तों, हमने निमोनिया अस्पताल से कहा। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है, हमारा जो एल्वोलाई होती है लंग की, वहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है गैस के एक्सचेंज करने में, और वह विशेष डिफरेंट कफिंग कॉज करता है। कफिंग तो अस्थमा भी कॉज करता है। अगर उससे हट कर हम उसके सिम्टम की बात करें तो यह क्या करता है, यह जो होता है हेडेक भी करता है, फीवर भी क्या कहते हैं शो करता है। साथ साथ ये जो होते हैं आपको विशेष प्रकार की अलग अलग बॉडी के अंदर डिसऑर्डर को कॉज करता है। अगर आपको कफिंग साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जानें एनीमिया है आपको, नहीं तो हम पैथोफिजियोलॉजी में डिटेल से बात करेंगे। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या होता है, यच क्या होता है दोस्तों। हमारा यच है इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है उसको इनलिस्ट करिए। तो हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो हम देख लेते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ हार्मोन्स जो कि आपके सामने है। तो फंक्शन ऑफ हार्मोन्स दोस्तों जो होता है, दी हार्मोन्स कंट्रोल करता है फॉलोइंग फंक्शन। आप बता दें, मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर कितने भी मेटाबॉलिज्म हो, आपका भोजन पचना हो, पेरिस्टालसिस मोमेंट हो ये सब मोमेंट जो होता है हमारे हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। रिप्रोडक्शन में टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, हार्मोन्स जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ को भी हार्मोन। मूड एंड सेक्सुअल हेल्थ, हमारा मूड कैसा होगा एंड सेक्सुअल हेल्थ कैसा, वो भी हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं। इफ़ योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग too little अथवा too much a hormones, it can make you very ill and set you up for number of serious health problem। यदि आपके अंदर किसी भी हार्मोन्स की डिफिशियंसी अथवा अधिक हो जाए, या तो कम उसकी मात्रा हो जाए या तो उसकी इफ़िशियंसी हो जाए, उसकी पर्याप्त मात्रा, उसकी डिफिशियंसी हो जाए, उसकी कम मात्रा हो जाए, तो भी आपको विभिन्न प्रकार की आपको इलनेस प्रॉब्लम
देख रहे हो कि शो करने की सिम्टम आपको काज होंगे। ठीक दोस्तों, ये हो गया फंक्शन आपका क्या कहते हैं एच। अब हम देख लेते हैं आंसर नंबर एच हो गया है। अब हम देख लेते हैं आपका आई क्या था, ब्रेवली एक्सप्लेन कॉजिंग ऑफ सिंड्रोम। ब्रेवली मतलब संक्षिप्त में एक्सप्लेन करिए कॉजिंग सिंड्रोम, कैसे भी किसी प्रकार के सिंड्रोम मतलब किसी प्रकार डिसीज कैसे कॉज होता है, सिंड्रोम कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम के बारे में डिटेल से बात करते हैं। कॉजिंग ऑफ सिंड्रोम, तो कॉजिंग ऑफ सिंड्रोम के बारे में हम देख लेते हैं अब क्या होता है। तो कॉजिंग सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर दैट ऑकर व्हेन योर बॉडी मेक टू मच ऑफ हार्मोन्स कार्टिसोल over a long period of time. Cortisol is sometimes called long period of time. Cortisol is sometimes called that stress hormones. Cortisol also help maintain blood pressure, regulate blood glucose, also called blood sugars. क्या कह रहा है, कॉजिंग जो हमारा कॉजिंग सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम कैसे काज होता है, डिसऑर्डर दैट ऑकर व्हेन योर बॉडी, जब हमारी बॉडी मेक करती है मोर हार्मोन्स टू मच मतलब अधिक हार्मोन्स, तो हार्मोन्स लाइक जैसे कार्टिसोल हो गया, ओवर प्रोडक्शन कार्टिसोल को हो गया, एंड लॉन्ग पीरियड लंबे समय तक उसका प्रोडक्शन अधिक प्रोडक्शन हो रहा है और साथ साथ लंबे समय तक उसका प्रोडक्शन हो रहा है। एंड कार्टिसोल इज समटाइम्स एंड कॉल्ड, तो क्या कहें हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो जाएगा, हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स हो जाएंगे, जिसके कार्टिसोल आल्सो हेल्प करता है मेंटेन ब्लड प्रेशर। कार्टिसोल हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, तो उसकी हमारी बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में हरदम ले रहेगा। एंड रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, और साथ साथ ब्लड ग्लूकोज को भी क्या करते हैं रेगुलेट करता है, आल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो अब हम देख लेते हैं अगला और क्या क्या करता है हमारा सिंड्रोम कैसे, आपको पता होगा सिंड्रोम कैसे काज होता है। सिंड्रोम ऐसे काज होता है मतलब हार्मोन्स की इफिशियंसी हो जाए अथवा डिफिशियंसी हो जाए, जिससे हमारा हार्मोन्स का सिंड्रोम काज होता है। ठीक है, हार्मोन्स के कारण जो डिसीज होते हैं उसे सिंड्रोम कहते हैं। बाकी और जो इफेक्ट हमारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, डिसीज कहते हैं। डिसीज और सिंड्रोम में अंतर होता है ना। तो अथवा हमारे नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जितने डिसीज होते हैं प्रॉब्लम, वो हमारे सिंड्रोम कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या है हमारा, कॉजिंग सिंड्रोम ऑकर व्हेन योर बॉडी हैज़ टू मच ऑफ द हार्मोन्स कार्टिसोल ओवर टाइम, कॉजिंग सिंड्रोम एंड कैन लीड टू हाई ब्लड ग्लूकोज, और लीड कर देता है हाई ब्लड ग्लूकोज, ब्लड के अंदर हाई ग्लूकोज। सो ट्राई नॉट टू ईट फूड एंड दैट कैन नॉट कॉज राइज इन ब्लड शुगर, एंड ट्राई नॉट टू ईट फूड्स तब उस फूड को मत खाए जो आपको ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक दोस्तों, तो यही करता है। अगर हम एग्जांपल आपको कॉजिंग आप समझ जाए कि सिंड्रोम कैसे होता है कि किसी हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाए, इफिशियंसी हो जाए, तो जो उसमें अफेक्ट करता है हमारे बॉडी का, जो स्ट्रेस कंडीशन को कॉज करता है वही हमारा कॉजिंग सिंड्रोम है। उसी को सिंड्रोम का जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था, हार्मोन्स का जो भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर आती है उसे सिंड्रोम कहा जाता है, और किसी बैक्टीरिया फॉरेन मटेरियल के कारण जो भी इन्फेक्शन होता है उसे हम डिसीज कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम एग्जांपल समझें, अगर हम एग्जांपल समझने का प्रयास करें तो हमारा फूड ऑफ फोकस, अगर हम फूड के फोकस पर करें तो ईटिंग इंक्लूड वेजिटेबल्स, अगर हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स होल ग्रेन एंड फिश कट बैक एंड सोडियम कॉजिंग सिंड्रोम इज आल्सो एसोसिएट विद हाई ब्लड प्रेशर अथवा हाइपरटेंशन। मतलब जब हम फूड खाएं, हमने बताया आपको फूड अगर खाना हो तो उससे फोकस करना होगा, वह वेजिटेबल है, फूड है तो होल ग्रेन है, फिश कट, वो जो भी हो, वहाँ पर सोडियम कॉजिंग सिंड्रोम, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सोडियम को बढ़ाने वाला कोई चीज़ ना हो, क्योंकि अगर सोडियम को इंक्रीज करने वाला अगर कुछ होगा तो आपको वहाँ पर सोडियम मात्रा, तो आपको बीपी को, आपको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, जो कि आपको क्या कहते हैं, और पहले से आपको जो हार्मोन्स था वो क्या कहते हैं, वो आपको स्ट्रेस कंडीशन में लाया था। अगर आप उसी चीज़ खाएंगे जो कि आपको सोडियम मात्रा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा, तो आपको बॉडी आपको डेंजरस आपको इफेक्ट को आपको प्रॉब्लम आपको शो करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, ये हो सकता है। एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा जे आंसर है, आंसर नंबर जे है, आंसर जे क्वेश्चन नंबर जे है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल। वेयर मैंने कहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल, फीमेल के अंदर कहाँ जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब निषेचन होता है। हिंदी में अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन में निषेचन, फीमेल के अंदर निषेचन कहाँ होता है, ये बात को यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं, अब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग्स,
फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म नॉर्मली ऑकर इन द फैलोपियन ट्यूब। मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। वहाँ पर हमारा ओवम जो होता है वहाँ पर जाकर वेट करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और यहाँ से स्पर्म जो होता है प्रवेश करता है, और सिंपली क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर हमें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखिए यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ ओवरी है, ओवरी से क्या कहते हैं वो हम रिलीज होकर यहाँ वेट करता है। यहाँ से जब इस पर मेल के स्पर्म यहाँ इधर से जाता है तो यहाँ से दोनों का यहीं पे ये फैलोपियन ट्यूब यहीं पर दोनों आपस में मिलते हैं। यही क्या कहते हैं यहीं पर निषेचन फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में यही होता है। यही पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल, फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ना कि इधर होता है कहीं पर। यहाँ से फीमेल के इंटर करता है सर्विस के द्वारा, वेजाइना के द्वारा, इधर से एक क्या कहते हैं यहाँ इंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, और ओवरी से यहाँ से और क्या कहते हैं ओवम रिलीज होकर इधर से फिम्बरी के द्वारा कैच कर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुँच कर स्पर्म यहाँ का दोनों आपस मिलकर क्या कहते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, इसी तरह फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत पड़ रही है दोस्तों।